इब्न बतूता नाम तो सुना ही होगा आपने। वही इब्न बतूता जो 14वीं सदी का सबसे बड़ा और रोमांचकारी यात्री माना जाता है। कहते हैं कि इब्न बतूता को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसने 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और निकल पड़ा दुनिया की सैर पर। इतिहासकारों का कहना है कि अपने समय के इस जाबाज यात्री ने महज 28 साल की उम्र में 75,000 मील का सफर तय किया था। इस दौरान इब्न बतूता ने भारत की भी यात्रा की, लेकिन जब वो दिल्ली आया तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि इब्न बतूता को जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। आखिर इब्न बतूता के साथ दिल्ली में क्या हुआ और उसने अपने इस लंबे सफ़र के दौरान क्या क्या किया, आइए आपको इब्न बतूता का सफ़रनामा सुनाते हैं। कहते हैं कि इब्न बतूता का जितना लंबा सफ़र था उतना ही लंबा उसका नाम भी था। इब्न बतूता का पूरा नाम शम्स अल-दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न यूसुफ लावती अल-तंजी इब्न बतूता है। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के तांजियार में हुआ था। इब्न बतूता ने इस्लामिक लॉ में अपनी शिक्षा हासिल की थी। वो इन सब कामों से दूर और खाना बदोशों का जीवन जीना चाहते थे। एक दिन की बात है, इब्न बतूता ने ख्वाब में देखा कि वो एक पक्षी पर बैठकर उड़ रहे हैं और वो उन्हें अपने साथ पूरब दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बस फिर क्या था, इब्न बतूता अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 21 साल की उम्र में घर से चल दिए। सबसे पहले इब्न बतूता के मन में हज पर जाने का ख्याल आया, इसलिए 1325 में सबसे पहले वो मोरक्को से मक्का के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्हें 16 महीने का समय लगा। हालांकि इब्न बतूता अकेले ही हज यात्रा पर निकले थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रास्ते में उनके साथ लोग जुड़ते गए। इस तरह वो हज जाने वाले कारवां में शामिल हो गए। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का दिल वहीं लग सा गया था, इसलिए इन्होंने वहां करीब 3 साल तक समय बिताया। इसके बाद इब्न बतूता के दिमाग में फिर से ख्याल आया कि क्यों न दुनिया की सैर की जाए और अपने सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। बताते हैं कि इब्न बतूता काफ़ी शौकीन किस्म के आदमी थे, इसलिए अपने सफ़र के दौरान उन्होंने कई शादियां की। जहां जहां उन्होंने वक्त बिताया वहां वहां उन्होंने शादी की और वो आगे बढ़ते रहे। खैर, मक्का से आगे बढ़ने पर इब्न बतूता कैस्पियन समुंदर पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में दस्तक दी। आखिर में इब्न बतूता ने अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में कदम रखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विदेशों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। वैसे तो समय समय पर यहाँ कई विदेशी यात्री आए, लेकिन 14वीं सदी में यात्रा करने वाला इब्न बतूता प्रमुख यात्री था। भारत आने के बाद इब्न बतूता ने 1334 में दिल्ली की ओर रुख किया। उस वक्त दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया में तुगलक सबसे अमीर शासक हुआ करता था, लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी सख्त और क्रूर भी था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखते हैं कि सम्राट सबके लिए एक जैसा है। वो हर रोज़ किसी न किसी भिखारी को अमीर बना देता है, बिना ये सोचे कि अमुक आदमी पात्र है भी या नहीं। वहीं दूसरी ओर सम्राट हर रोज़ एक न एक आदमी को मृत्यु दंड भी जरूर देता है। सम्राट की इच्छा ही यहाँ न्याय है। यदि कोई अपने निर्दोष होने की दलील देता है तो उसे और भी भयानक मौत मिलती है, इसलिए लोग अपराध कबूल लेते हैं ताकि सीधी मौत मिले। एक बार तो सम्राट ने अपने ही किए पर खुद को 21 बार छड़ी से मारकर सजा दे डाली थी। बहरहाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के ज्ञान और बुद्धि को देखते हुए उन्हें 12,000 दिनार की तनख्वाह पर शाही काजी के पद पर नियुक्त किया था। एक रोज़ की बात है, जब इब्न बतूता दिल्ली में था तो उसने देखा कि दरबार में लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। दोषी पाए जाने पर लोगों को बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। जरा जरा सी बात पर लोगों के हाथ पैर काट कर उन्हें अपंग कर दिया जाता था, तो वहीं किसी का गला काट कर उसकी जान तक ले ली जाती थी। दरबार में इस तरह की मारकाट और खून खराबे को देखकर इब्न बतूता के हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी जान का डर सताने लगा और फिर एक दिन ऐसी ही एक घटना घटित हुई। मामला कुछ इस तरह था। दिल्ली में इब्न बतूता की मुलाकात एक सूफी संत से हुई और फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। संत बादशाह को कुछ खास पसंद नहीं करता था। एक बार जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसी सूफी संत को अपने दरबार में पेश होने के लिए बुलावा भेजा, लेकिन संत ने वहां जाने से मना कर दिया। ये बात बादशाह से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने संत का सिर धड़ से अलग करवा दिया। जब इससे भी तुगलक का मन नहीं भरा तो उसने संत के सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की एक सूची बनवाई। उस सूची में इब्न बतूता का नाम भी शामिल था। तब तुगलक ने इब्न बतूता को 3 हफ्ते के लिए नज़रबंद की सजा दी थी। इस मामले से इब्न बतूता को समझ आ गया कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
सुल्तान किसी भी वक्त उसे मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तब से इब्न बतूता दिल्ली से भागने की योजना बनाने में जुट गए। साल 1341 की बात है। इब्न बतूता को आखिरकार ये अवसर मिल गया। होता कुछ इस तरह है कि चीन के राजा ने अपने एक दूत को दिल्ली भेजा था, जिसे देखते हुए इब्न बतूता ने तुगलक को सलाह दी कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। तुगलक को इब्न बतूता की ये बात अच्छी लगी। तब उसने इब्न बतूता को ही चीन भेजने का फरमान जारी किया। तुगलक ने इब्न बतूता को बहुत सारे कीमती तोहफे देकर चीन के लिए रवाना कर दिया, लेकिन जैसे ही वो चीन की ओर बढ़े तो रास्ते में उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया और इब्न बतूता से सारा सामान लूट लिया। पर इब्न बतूता को इस बात की खुशी थी कि वो तुगलक से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दिल्ली से बाहर निकलते ही इब्न बतूता ने राहत की सांस ली। डाकुओं से जैसे तैसे जान बचाकर इब्न बतूता कालीकट पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने कुछ दिन आराम किया और फिर एक चीनी नौका पर सवार होकर आगे चले गए। बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे कहा था कि वो यात्रा पूरी करके जल्दी दिल्ली की ओर प्रस्थान करें, मगर रास्ते में ही तुगलक के दिए सारे तोहफे और दौलत अब लुट चुके थे। इसलिए इब्न बतूता ने पीछे न लौटकर आगे बढ़ना ही उचित समझा। करीब 30 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद इब्न बतूता ने वापस अपने मुल्क लौटने का फैसला किया। दुनिया घूमने के बाद साल 1353 में इब्न बतूता अपने देश मोरक्को लौट आए। जैसे ही मोरक्को के सुल्तान अबू इनान फारिस को इब्न बतूता के आने की खबर मिली तो उन्होंने इब्न बतूता को अपने पास बुलाया। जब इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृतांत सुनाना शुरू किया तो राजा ने फौरन एक लेखक को बुलवाया और उसे दस्तावेज में संग्रहित करने के लिए कहा। सुल्तान के आदेशानुसार उनके सचिव मोहम्मद इब्न जुजै ने इब्न बतूता की यात्रा के तमाम किस्सों और घटनाओं को लेखबद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि इब्न बतूता का बाकी जीवन अपने ही देश में बीता और फिर 1368 में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। रियला एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो इब्न बतूता की पूरी यात्रा की दास्तां को बयां करती है। बताते हैं कि इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा में यहाँ के खाने पीने की चीज़ों का भी वर्णन किया है। इब्न बतूता कहते हैं कि तुगलक के शाही दरबार में समोसे बड़े शौक से खाए जाते थे। वहीं आम लोगों में उड़द की दाल और आम के अचार का चलन था। इब्न बतूता के यात्रा वृतांत में भारत की औरतों की हालत का भी जिक्र किया गया है। बताते हैं कि युद्ध में विपक्षी राजाओं के हारने के बाद उसके राज की सभी महिलाओं को गुलाम बना दिया जाता था। अगर विजेता राजा के पक्ष में से किसी को भी कोई स्त्री पसंद आ जाती थी तो वो उससे शादी कर लेता था, जबकि अन्य स्त्रियों को वेश्यावृत्ति और मजदूरी के काम पर लगा दिया जाता था। तब सती प्रथा भी चलन में थी। इस किताब में ये भी बताया गया है कि इब्न बतूता ने यात्रा के दौरान कम से कम 10 बार शादियां की और अपनी अलग अलग पत्नियों से हुई संतानों को वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में छोड़ा है। इब्न बतूता की यात्रा का अंदाज़ा आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के पूरे 30 साल अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों की यात्रा में बिताए। इस तरह उन्होंने 44 से ज़्यादा देशों की यात्रा की थी। यही कारण है कि आज भले ही एक से बढ़कर एक विश्व भ्रमण करने वाले हो जाएं, लेकिन इब्न बतूता का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप में से किस किस को ट्रैवलिंग पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।